नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारा चैनल स्टेट न्यूज इंडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, एमसीडी के चुनाव जोरों शोरों से चल रहे हैं। हमारे तिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से विक्की पारचा जी जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता जो उनके साथ तैयारियों में लगे हुए हैं। हमने आपको पिछले 2 पार्ट में दिखाया था, जो हमारे 15 ब्लॉक में और तिलोकपुरी में जो तैयारियाँ चल रही हैं। हिंदुस्तान की आवाम के लिए है, वो किसी जात से नहीं है, वो किसी कौम से नहीं है, वो किसी मजहब से नहीं है, वो किसी मिल्लत से नहीं। साथियों, सबसे पहले जय घोष उस व्यक्ति का होगा जिसने ये सोई कौम जगाई और इस देश का संविधान रचा। जय भीम, जय जो आज़ाद समाज पार्टी के विक्की पारचा जी हैं, उनके समर्थन में श्री वीरेंद्र रतन सिंह जी आए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने विचारों को रखा। आइए जानते हैं उनके विचार। संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, घासीदास या तमाम वो संत जिन्होंने सरजमी पर पैदा होकर के मानवता का पाठ पढ़ाया, हम लोगों को ये बताया कि समानता की ओर कैसे चला जाए, कैसे लड़ा जाए। ऐसे तमाम संतों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ। छत्रपति साहू महाराज, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के ये बताने का काम किया, इस देश में समझाने का काम किया कि जब जब देश के अंदर गलत होगा तो हम जैसे लोग खड़े होंगे। एक धर्म के व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, अपने अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने का अधिकार दिया, इस देश की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, इस देश में दलित आदिवासी पिछड़ों को अधिकार देने का काम किया, या मैं ये कहूँ शास्त्रों के अनुसार जो शूद्र हैं उन शूद्रों को उभारने का काम किया। ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ, बार बार आभारी हूँ उनका कि उन्होंने हम जैसे लोगों को आज उभारने का काम किया, भरे मंच पर खड़े होकर बोलने का अधिकार। अब देश की राजनीति को मोड़ने वाले महामानव मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने ये समझाया कि भारत देश के अंदर सिर्फ एक पूंजीपति राजनीति नहीं करेगा, जिन्होंने ये बताया एक गरीब मजदूर किसान का बेटा भी राजनीति कर सकता है, जिन्होंने ये बताया एक रेडी पटरी पर सब्जी बेचने वाला का बेटा भी राजनीति कर सकता है। ऐसे महामानव मान्यवर कांशीराम साहब को सलूट करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, नमन। साथियों, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकदम मिशन का छोटी घटनाओं से लड़ने का एक्सपीरियंस मुझे कम नहीं है। यहाँ पर बैठे दिल्ली प्रदेश की कमेटी, भीम आर्मी की कमेटी, आजाद समाज पार्टी की कमेटी और वो निर्वाचित कमेटी जो भाई विक्की पारचा जी को चुनाव लड़ा रही है, मजबूती से चुनाव लड़ा रही है, परिवारी के तौर पर भी। साथियों, एक सवाल आप लोगों से है, वो सवाल क्या है? ये भी एक सवाल है कि जब जब चुनाव देश में आते हैं, जो आरएसएस चाहता है उसी दिशा की ओर ढल जाता है। आरएसएस ये कहता है कि धर्म के आधार पर चुनाव में वोट दिया जाए, धर्म के आधार पर चुनाव में वोट दिया जाए। हम भी उसी दिशा की ओर चल पड़ते हैं। हम भी ये कहने लगे हैं कि जो बीजेपी को हरा देगा, हम अम्बेडकरवादी लोग, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग, हम मुस्लिम लोग, हम अल्पसंख्यक लोग, हम दलित आदिवासी लोग, हम बहुजन समाज के लोग, उसको ही वोट देंगे। साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? वोट चेंज कर दिया जाए कि हमें आरएसएस को हरा। ये सोचना पड़ेगा कि इस देश से आरएसएस को हराया कैसे जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं सोच सकते तो लानत है हम लोग, दिल्ली में रहने वाले हम लोगों पर लानत है। किस लिए? कि एक व्यक्ति जो आपके लिए लड़ता है, एक व्यक्ति जो आपके लिए मरता है, सिर्फ इस आधार पर उसके वोट को चेंज कर
देना कि नहीं, हमें फलाने आदमी को हराना। साथियों, जब से देश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, मुझे ये बता दीजिए तो कौन सा राजनेता है जो आपके हक अधिकारों के लिए रोड पर आकर लड़ रहा है? एक नेता का नाम पूरे देश में बता दीजिए। CA/NRC के लिए लड़ने वाले लोग बता दीजिए। जिस समय CA/NRC का आंदोलन मंदा पड़ गया था, धीमा हो गया था, उस समय एक नाम निकला, इस देश की राजनीति से एक नाम निकला, एक मास्टर का बेटा निकला, एक मजदूर किसान का बेटा निकला, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद। वो निकलकर छाती ठोककर ये कहा, इस देश में रहने वाला मुसलमान मेरा भाई है, इस देश में रहने वाला दलित आदिवासी मेरा भाई है, इस देश में रहने वाला पीड़ित मेरा भाई है। अगर इसके खिलाफ अत्याचार होगा तो चंद्रशेखर आजाद के रूप में लाखों नौजवान निकलेंगे और तुम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब दिया। जब ये गुलजार सिद्दीकी खड़ा हुआ, जब साजिद भाई खड़े हुए, ऐसे तमाम लोग खड़े हुए, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं भी चंद्रशेखर आजाद हूं। सरकार के हाथ पर उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर आजाद नाम का व्यक्ति क्यों आकर के सांप्रदायिक जो उन्माद ये लोग फैला रहे थे, उस उन्माद को क्यों बंद करने का काम। अभी याद होगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक दंगा हुआ, याद है नहीं है? कुछ दिन पहले दिल्ली में दंगा हुआ था। ये शख्स जो मेरे सामने बैठा हुआ है, हिमांशु वाल्मीकि, वो खड़ा हुआ वहां पर। ये शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है, कनिष्क वो बैठा हुआ पीछे, कपिल वो बैठा हुआ पीछे। ये वो लोग थे जब यहाँ पर देश में दंगा चल रहा था, दिल्ली के अंदर दंगा चल रहा था। इन्होंने ये कहा नहीं, हम इस दंगे में शरीक नहीं होंगे, दंगा मानवता को सपोर्ट नहीं करेगा। ये दंगा अगर धर्म जाति को सपोर्ट करता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग ऐसे लोगों के विरोध में खड़े होंगे जो दिल्ली में दंगा कराने का काम। अभी उस दंगे में ये लोग जो खाना बांट रहे थे, उस दंगे में इन लोगों पर जब हमला हो रहा था, उस दंगे में जब इनको जान तक का खतरा था, उस समय यहाँ के दिल्ली के राजनेता किस ओर बैठे हुए? क्या सिर्फ टीवी पर डिबेट करने से लोगों के अधिकार मिल सकते हैं? क्या सिर्फ एक ट्वीट करने से लोगों के अधिकार मिल सकते हैं? अगर ऐसा है तो आज से मैं भी लग जाता हूं, हर 5 मिनट के बाद एक ट्वीट करूंगा, मैं देखता हूं कितने लोगों को अधिकार मिल पा रहा है। फर्ज नहीं बनता एक बार इस भाई को भी देखकर के आगे की ओर भेजने का, या फर्ज नहीं बनता? या सिर्फ उन लोगों को आगे की ओर भेजोगे जो बहुत मोटा पैसा धन खर्च करके आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर बाद में ये कहेंगे कि अब हमें अपने धन की रिकवरी करनी है? तो अब आप सोचिएगा, आज घर जाकर सोचिएगा, एक व्यक्ति जो रात दिन होकर के लड़ता है, एक टीम जो रात दिन होकर के लड़ती है, हक अधिकारों के लिए लड़ती है, जब हिंदू मुसलमान हो जाती है तो उसके खिलाफ लड़ती है, जब किसी बेटी का रेप हो जाता है उसके खिलाफ लड़ती है, जब किसी मुस्लिम साथी को धर्म के आधार पर मारा पीटा जाता है तो उसके खिलाफ लड़ती है, जब किसी दलित को जाति के आधार पर पीटा जाता है तो उसके खिलाफ लड़ती है। उन लोगों का साथ दिया जाए या सिर्फ उन लोगों के द्वारा फैलाए गए भ्रम का साथ दिया जाए कि नहीं, जो आरएसएस को हराएगा उसको हम हराने का। पर मोहन भागवत जवाब देता, नहीं देगा। मेरा दादाजी कहा कि एक ईमानदार 100 बेईमान पे भारी होता है, एक ईमानदार 100 बेईमान पे भारी होता है, और जब ईमानदार चीखता चिल्लाता है तो बेईमानों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैं पूछता हूँ, चलिए मुस्लिम साथी बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या एजुकेशन का सिस्टम हम लोगों का अच्छा नहीं है? हम हल्की एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन तो ले रहे हैं ना। कितना रोजगार हम लोगों को मिला? दिल्ली में बताइए कितना रोजगार मिला? मैं पूछता हूँ, यहाँ पर पार्षद से पूछता हूँ, हिमांशु भाई से पूछता हूँ कि जितने एमसीडी में लोग हमारे 20-25 साल से काम कर रहे थे, उन लोगों को कितनी सरकारी नौकरियां, कब उनका चयन हुआ, कब उनको सरकारी नौकरी दी गई? मैं पूछता हूँ, लैट्रिन के गटर में मरने वाले जो लोग हैं उनको कितनी धन संपदा दी गई, उनके घर में कितनी नौकरी गई? अगर कोई ये सोचता है कि भारत के अंदर कुछ विशेष लोगों के कोरोना काल में भी मर जाने से 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, और ये जो आवाम बैठी हुई है, जो गरीब मजदूर है, जो देश को चलाने की ताकत रखती है, उसके मर जाने से कुछ नहीं कहा जाएगा, तो बोलने वाले लोग हैं। बोलना शुरू कीजिए, चीखना चिल्लाना शुरू कीजिए, बताना शुरू कीजिए कि अब देश में सामंती और पूंजीपति ताकतें चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत का दिल है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर मान्यवर काशीराम साहब महापुरुषों तक सब कहते थे कि जनसंख्या के आधार पर राजनीति का चयन हो, कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो
उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, तो मैं ये भी पूछता हूं आपसे कि दिल्ली की सभी चीजों में यहाँ पर बैठे लोगों की जनसंख्या के आधार पर कितनी हिस्सेदारी है, कितनी धन संपदा में आपका हिस्सा है, कितना जल जंगल जमीन में आपका हिस्सा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को तो सोचने नहीं दिया जाता। हम लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर इतना भ्रमित करके रख दिया जाता है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक तरफ चलने लगा, सिर्फ एक तरफ चलने लगा। मैं लिख के देता हूँ कि जो 5 समय की नमाज हम पढ़ते हैं, अगर उस 5 समय की नमाज में के बाद हम 2 मिनट के लिए ये चर्चा कर ले कि अब हमें अन्याय करने वाले लोगों के साथ नहीं जाना, अब हमें गलत करने वाले लोगों के साथ नहीं जाना, अब हमें सही करने वाले लोगों के साथ चले जाना। देखिएगा इस देश में लेकर सत्ता परिवर्तन कितनी तेजी से हो जाएगा। हम नहीं सोच रहे, सोचना शुरू कीजिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। इस अंगूठे से बताइए सरकार आपके अंगूठे में है, जब आप ये अंगूठा दबाएंगे तो सरकार बदल जाएगी। सरकार को बदलने का प्रयास करें। यहाँ पर अन्ना हजारे का आंदोलन याद है, याद होगा ना, सब लोग गए थे, मैं भी गए, आप भी गए, घर से रोटी भी लेकर के गए, रजाई भी लेकर के गए, पानी भी लेकर के गए ना। किसके लिए था वो आंदोलन? किसके लिए था आंदोलन? वो आंदोलन सिर्फ एक सरकार के लिए था। इस देश से एक सरकार को बदलने के लिए वो आंदोलन था। वो आंदोलन इसलिए था कि पूंजीपति ताकतें हटे, दूसरी पूंजीपति ताकतें आकर बैठ जाए। वही तो हुआ। उसके बाद देश में आंदोलन नहीं हो सकते थे। क्या काला धन वापस आ गया? बताइए आगे क्या कितना आया? क्या लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए? नहीं आए। जो आज मौजूदा सरकार में वो भी तो उस समय आंदोलन में थे या नहीं थे? थे ना? कितने वापस आ चुके हैं? ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था। आरएसएस के लोगों ने जब ये देखा कि अब भारत में कांग्रेस का पलड़ा कमजोर करना है, तो उन्होंने बीजेपी को रिप्रेजेंट किया। जब उन्होंने देखा बीजेपी का पलड़ा कमजोर हो रहा है, तो यहाँ की मौजूदा पार्टी को रिप्रेजेंट किया। ऐसे दिल्ली में नहीं, प्रत्येक प्रदेश में चल रहा है, प्रत्येक प्रदेश में चल रहा है। अगर आप सोचते हैं, अगर आप न्याय की बात करते हैं, अगर आप समानता की बात करते हैं, अगर आप संविधान की बात करते हैं, आप अपने हक अधिकार हकूक की बात करते हैं, और आप उसकी बात करते हैं कि जिसने आपका सहयोग किया हो, जिसने आपका समर्थन किया हो, जो आपके बुरे समय पर साथ रहा हो, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, तो इस बार दिखा दीजिए, इस बार दिखा दीजिए। यहाँ से एक प्रत्याशी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का उतरा हुआ, भाई चंद्रशेखर आजाद से आशीर्वाद लेकर उनके सहयोग से उतरा हुआ, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। अब आप दिखा दीजिए कि देश से पूंजीपति ताकतों को किस तरीके से हराया जाएगा। जो हमारे हक हकूक की लड़ाई में खड़ा नहीं होगा, उसे किस तरीके से बाहर भेजा जाएगा। जो सीए एनआरसी पर ना बोले हो, उनको चोट कैसे दी जाएगी। जो हिंदू मुसलमान के झगड़े में सिर्फ एसी के रूम में बैठकर ट्वीट करते हो, उनको कैसे जवाब दिया जाएगा, ये इस बार दिखा दीजिए। अगर ये आपने दिखाया तो पूरे देश में आवाज जाएगी, बंगाल के लोगों में आवाज जाएगी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा के लोगों में आवाज जाएगी। मैं कहता हूं विदेशों में आवाज जाएगी कि न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों के साथ जनता खड़ी हुई। और अगर ऐसा हुआ कि आप लोगों ने शोर ना सोचा, तो वो जो न्यायी लोग हैं, जो लगातार अन्याय करते हैं, जो हमें मारते पीटते हैं, जो हमारे दिमाग को इधर उधर करके रखते हैं, वो फिर देश में मजबूत हुए। अगर वो मजबूत हुए तो लड़ना तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक जिंदा तब तक तो लड़ते रहेंगे, लड़ना तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनकी अन्याय की ताकत बढ़ जाएगी। अभी उन्नाव में 3 बेटियों के साथ फिर गलत हुआ, जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी याद है? उन्नाव में 3 बेटियों के साथ गलत हुआ है। कल से परसों से लगातार चीख रहे हैं पूरी लखनऊ की टीम, आसपास के कानपुर की टीम, जिलों की टीम लगातार प्रशासन सरकार से बस एक मांग कर रही है कि जो बेटी जिंदा है उसको एम्स भर्ती करा दिया जाए। मनीषा बहन मनीषा वाल्मीकि केस में यही हुआ था ना, चीखने के बाद इसको एम्स भर्ती कराया जाए, नहीं कराया गया था। ऐसा इस बहन के साथ हुआ, उसको एम्स भर्ती नहीं कराया जाए। क्या होगा? कल वो बहन भी चली जाएगी, जिन लोगों ने गलत किया वो फिर बच जाएंगे। तो अपनी लड़ाई को अन्याय के खिलाफ समझे, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं। भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ एक हथियार, समाज पार्टी अन्याय के खिलाफ एक हथियार है। भाई चंद्रशेखर आजाद, हिमांशु वाल्मीकि, कनिष्क और तमाम शाहिद भाई से लेकर ये सब लोग अन्याय के खिलाफ एक हथियार है। इस अन्याय के खिलाफ जो हथियार तैयार देश में हुआ है, जो संवैधानिक हथियार तैयार हुआ है, इसमें कंधे से कंधा मिलाकर एक बार साथ दे दीजिए। अगर आपने एक बार साथ दिया तो मैं लिख के देता हूं, वादा करता हूं आपसे कि
अगर आप एक बार साथ देते चले गए तो इस देश की राजनीति को बदलते चले जाएंगे और उन लोगों को जो अन्याय करते हैं उनको जूतों के नीचे रोनते चले जाएंगे। इस बीच मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक बार और वो करूंगा भाई के लिए कि भाई को इस बार आप लोग आजमाएं, ताकत दे। मुझे लगता है भाई का वजूद इतना क्षेत्र में है कि जहां जाते हैं इनके द्वारा किया गया काम बिना किसी राजनीतिक पद के इनके द्वारा किया गया काम सराहनीय है। एक बार भाई को मौका दें, पूरी मजबूती से इनके कंधों को मजबूत करें। अगर आपने इस बार इनके कंधों को मजबूत किया तो कल आप ना जाने कितने कंधे मजबूत करेंगे। हाँ, अभी बताया भाई ने कि भाई ने समाज के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी, बिजनेस नहीं करने आए। पीड़ा, जब पहली बार मुझसे मिलने आए थे हिमांशु भाई के घर तो उस समय इनके दिमाग में एक ही पीड़ा थी। इनका एक ही सवाल था कि भैया इतने सारे हमारे लोग मर जाते हैं, आवाज क्यों नहीं होती, हमारे बहुत सारे नेता हैं। ये इनके सवाल थे। जवाब नहीं है मेरे पास, जवाब आपके पास, जवाब है आपके पास। अगर आप इस मियाद का जवाब ने इस बार दे दिया तो मैं कहता हूं कि आपको दिल्ली में एक मजबूत चीज मिलेगी और अगर आप चूक गए तो एक बड़ा नुकसान होगा। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। जय भीम। जो आजाद समाज पार्टी के विक्की पारचा जी ने अपने विचारों को रखा, आइए जानते हैं उनके विचार। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों को, भाइयों को, बड़ों भाइयों को और अपने माता पिताओं को, मेरे महिलाओं को क्रांतिकारी जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विक्की पारचा है और मैंने MBA किया है। मैंने मैक्स में काम किया है। लास्ट मैंने जो वर्किंग था मैंने हीलिंग ट्री हॉस्पिटल में था जहाँ पे मैं एज ए सीनियर मैनेजर काम कर रहा था। बट कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको देख के बड़ी पीड़ा होती है कि हमारी मैनेजमेंट के साथ में अभी तक भी कोई हमारे को कहीं भी हमें इंसाफ नहीं मिलता है। हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है इस चीज के लिए। जब मैंने देखा कि हमारे भीम आर्मी इस मिशन के लिए काफी खड़ी रहती है, जहाँ भी हमारे लोगों के साथ में जहाँ भी कोई उत्पीड़न होती है या शोषण होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी वहाँ पहुँचती है और हमारे शोषण के लिए खिलाफ आंदोलन लेती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने तमाम भाइयों का, अपने मुस्लिम भाइयों का और बहनों का, माताओं का, कि जिन्होंने हमें इतना समय दिया और हमारी बातों को सुना और हमें सराहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सलमान भाई का, जिन्होंने इस मंच की व्यवस्था करी और हमारे को यहाँ पे बुलाने का उन्होंने आभार करा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों का जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अपने माताओं का, अपने मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी भी आज यहाँ पे आए हैं, संतराम पारचा जी और इंद्रपाल पारचा जी और महावीर पारचा जी हमारे हैं। तो इसी के साथ में अपनी इस वाणी को विराम दूंगा। मैं चाहूँगा ये हमें समय है हम एकता दिखाने का और मुझे पता है कि हम इस टाइम सब एक हैं और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे सारे लोग मिलकर। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स करके अपने विचार जरूर बताएं। मैं इंद्रेश, कैमरामैन अमन के साथ।